जहरीला सोशल मीडिया। अति भली ना वर्षा, अति भली ना धूप, अति भली ना बोलना, अति भली ना चूप। उपरोक्त कहावत आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सही साबित हो रही है। पिछले एपिसोड में हमने डिजिटल भारत में डिजिटल होने के कई लाभ बताए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके कई नुकसान भी देश दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां का संविधान बहुत लचीला है, वहां हर कानून को हर व्यक्ति या हर समुदाय संस्था अपने अनुसार सही साबित करने का प्रयास करता रहता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति समुदाय को संविधान के अनुसार अपनी बात बोलने या लिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या यह अधिकार इतने हैं कि देश की एकता और अखंडता को ही आग लगा दें? इसका उदाहरण पिछले कई दशकों से भारत विरोधी कार्य चोरी छुपे होते रहे हैं और उन व्यक्तियों या समुदाय संस्था की विभाजनकारी कार्यों को आम लोग न देख पाते न समझ पाते हैं। इसका ही परिणाम हुआ कि भारत के हर कोने में ऐसी विभाजनकारी विषैले लोग छुपे हुए हैं जो अलग अलग नामों और चेहरों में रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कश्मीर से केरल और बंगाल से बॉम्बे और तो और ये हर शहर और गांव में मिल जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने जब हर चीज का डिजिटलीकरण किया तो इसके कई फायदे देखने को भी मिले। जहां स्कूल की पढ़ाई से अदालत की लड़ाई तक डिजिटल हो गई, नेताओं द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिबन काटने से लेकर गरीबों को खाते में सरकारी पैसा पहुंचाने तक, जब भारत जैसे अति लोकतांत्रिक देश में 135 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों के हाथों में मोबाइल पहुंच गया हो, तब भारत सरकार ने भी भारत की विशाल जनसंख्या के 75% डिजिटलीकरण का भरपूर उपयोग उनके हित के लिए किया। अब हर योजना सीधे लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन भारत जैसे अति लोकतांत्रिक देश में जहरीले विचार और विषैले समुदाय या संगठन भी हैं जो भारत के डिजिटलीकरण का अपने अपने एजेंडे को नई गति और दिशा देने में भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तार भारत के दुश्मन देशों से भी जुड़े हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 45 करोड़ और फेसबुक के 41 करोड़ और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। जिस अति लोकतांत्रिक देश की 75% आबादी के पास इतना विशाल नेटवर्क सिस्टम होगा, वहाँ जहरीले विचारों से देश की आबो हवा को जहरीला करना बहुत आसान है। इसी का परिणाम है कि लोगों के दिलो दिमाग को विषैला बना दिया जा रहा है। वैसे भी मानवीय प्रवृत्ति 95% नकारात्मक सोच विचार को आसानी से ग्रहण करती है, वो भी एक ऐसी आबादी को जिस पर बाहरी ताकतों ने 800 वर्षों तक हमला किया हो और जहां की पवित्र संस्कृति को कलंकित किया हो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है कि आंदोलन के नाम पर लोगों को आसानी से भरगलाया जाता रहा है। ऊपर से डिजिटल दुनिया में अपने पक्ष की बात को सत्य बताने के लिए फोटो वीडियो को एडिट कर लोगों को अपने पक्ष में करने का एक विषैला खेल भी खेला जा रहा है। इसका उदाहरण भी अभी 26 जनवरी 2021 में तथाकथित किसान आंदोलन में एक व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर से कलाबाजी करते समय अपनी जान गंवाने को पुलिस द्वारा मारा गया, ऐसा प्रचारित किया गया। और तो और तथाकथित नामी पत्रकारों ने भी पुलिस द्वारा मारा साबित करने का डिजिटल मीडिया का जहरीला प्रचार कराया गया। साथ ही भारत की छवि को कलंकित करने में कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ समुदायों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भरपूर प्रयोग किया। ये लोग विरोध करने के नाम पर इतने आगे निकल गए हैं कि भारत का विनाश तक की योजना बना ली।
वैसे डिजिटल भारत होने से यह फायदा हुआ है कि देशद्रोहियों या गद्दारों के चेहरे बेनकाब होने लगे हैं, जो पहले नहीं हो पाता था। भारत के लोगों के डिजिटलीकरण से हम अपने आसपास या गली मोहल्लों में उन लोगों या समुदाय दलों की पहचान कर सकते हैं जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ऐसे जहरीले लोग अपना चेहरा भीड़ या आंदोलन में ढकने का असफल प्रयास करते हैं। भारत के डिजिटलीकरण से यह पहचान पाना आसान होने लगा है कि कौन सा दल, समुदाय, व्यक्ति भारत के विषय में किस प्रकार का विचार रखता है और वह किस प्रकार के विचारों को प्रसारित और प्रचारित करता है। क्योंकि अब तक डिजिटल दुनिया पर सरकार या संविधान ने कोई बहुत स्पष्ट नियम कानून नहीं बनाए जिससे इन पर लगाम लगाई जा सके। लचीले लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का इतना फायदा उठाया जाता रहा है कि भारत को कैसे तबाह किया जाए, इसकी योजना डिजिटल बैठक में तय की जाती रही है। और इस बैठक की पटकथा या यूं कहें कि टूल किट भारत के कुछ दल, समुदाय के लोग विदेशों में बैठे लोगों के साथ बनवाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ चलते हैं। भारत के डिजिटल होने का लाभ अब फिल्म या सीरियल्स बनाने वाले लोग भी लेने लग गए हैं। अब तक चूंकि कोई लगाम नहीं थी तो OTT, जिन्हें लगभग 3 करोड़ भारतीय देखने लगे हैं, और वो भी वह ऐसी फिल्म और सीरियल परोसने लगे हैं जिससे भारत की पुरातन पवित्र संस्कृति को कलंकित कर हमारे समाज के बच्चों और युवाओं के दिमाग में विषैला बीज अंकुरित होने लगे। हैरान करने वाली बात है कि OTT में अधिकतर विदेशी लोग ही हैं जो इस डिजिटल फॉर्मेट को चला रहे हैं। डिजिटल के माध्यम से ऐसे लोग भी बेनकाब हो गए हैं, लेकिन समय रहते भारत सरकार समझ गई। इसलिए अब इस तरह के जहरीले डिजिटल बिल को पनपने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर नियम और कानून लाने जा रही है। सोशल मीडिया पर लगाम कसने के लिए इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के नाम से सोशल मीडिया के लिए नियम बनाए गए हैं। अब अगर अवलोकन करें तो देखने में आया है कि दुनिया की तमाम लोकतांत्रिक सरकारों को भी घुटने के बल झुकाने वाले मात्र कुछ ही डिजिटल कंपनियां हैं, जैसे गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिनके पास तमाम देशों के लोगों की पूरी जानकारी है और अपने मुताबिक उसका उपयोग करते हैं। जैसे ट्विटर ने पिछले कुछ दिनों में भारत विरोधी मैसेज को हटाने से मना कर दिया, वहीं अमेरिका में भी यही हाल है। कहीं ऐसा ना हो कि देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था डिजिटल तांत्रिक न बनकर रह जाए, जहां लोगों की विचार को डिजिटल कंपनियां ही कंट्रोल करें और फिर एक नए उपनिवेश का जन्म हो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आने वाले समय में डिजिटल कंपनियों के हाथों में होगी। हर कोई गुलाम होगा इन डिजिटल कंपनियों का, क्योंकि अब हर व्यक्ति अपनी वर्चुअल दुनिया में रह रहा है और उसका कंट्रोल किसके पास है।